आजाद भारत के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है जब देश के गृह मंत्री ने लोकसभा के अंदर खड़े होकर साला शब्द का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों से माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि मैं अपने मंच पर कभी भी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, मगर कल सदन के अंदर इस शब्द का इस्तेमाल किसी और ने नहीं, देश के गृह मंत्री ने किया। और उससे भी बड़ी बात, जब उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कोई आपत्ति नहीं जतलाई। खुद अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष की तरफ देखकर कहा कि आप मेरे शब्द को हटा दीजिए। विपक्ष ने जब इस मुद्दे को लेकर बवाल किया तब जाकर अमित शाह ने यह बात कही। यह अपने आप में अप्रत्याशित है दोस्तों। कल का दिन बहुत मायने रखता है क्योंकि कल लोकसभा के अंदर राहुल गांधी और अमित शाह भी आपस में भिड़ गए। मगर सबसे पहले दोस्तों वो लम्हा मैं आपको दिखाना चाहता हूं जब देश के गृह मंत्री ने इस शब्द का इस्तेमाल किया। और आप देखिएगा, ओम बिरला साहब खामोश हैं। वो ओम बिरला जो लगातार राहुल गांधी के बोलने पर बीच में बोलते रहे। विपक्ष का नेता जब भी कुछ कहता है तो ओम बिरला साहब को आपत्ति होती है। ओम बिरला साहब प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, गौरव गोगोई, अखिलेश यादव जब भी अपनी बात रखते हैं गतिरोध पैदा करते रहते हैं, मगर जब देश के गृह मंत्री साला शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। खुद गृह मंत्री ये तय करते हैं कि शब्द को जो है हटा दिया जाए संसदीय कार्रवाई से। देखिए वो मंजर क्या हुआ था। निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा सलाह ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा? मान्यवर, मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया। राहुल जी, जाहिर सी बात है दोस्तों, इस शब्द को लेकर जबरदस्त बवाल हुआ है। राहुल गांधी ने बाद में इस पर ट्वीट किया है। वो बयान सुनाते हुए वो कहते हैं, अमित शाह का संसद में साला कहना वोट चोरी को लेकर उनकी घबराहट और बेईमानी को बेनकाब करता है। कल का दिन अमित शाह और राहुल गांधी के बीच टकराव का दिन था। राहुल गांधी ने उन्हें चुनौती दी कि मैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी को लेकर जो मुद्दा उठाता रहता हूं उसको लेकर मुझसे बहस कीजिए। अमित शाह ने जवाब दिया कि मैं अपनी बात रखूंगा, मगर आप तय नहीं करेंगे कि मुझे अपनी बात किस अंदाज में रखनी है। यह घटनाक्रम अपने आप में बहुत दिलचस्प रहा दोस्तों, और मैं चाहूंगा इस टक्कर को आप जरूर देखें। देखा जाए। Let us have very good idea. Let us have a debate on the press conferences. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. Please. ठीक है, बैठ जाइए। माननीय, प्लीज माननीय, आपने बात की थी, प्लीज। डिबेट ही तो चल रही है। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं? प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। एक मिनट गृह मंत्री जी, एक मिनट गृह मंत्री, क्या गलत बोला उन्होंने यही बोला, आपने जो बात उठाई है मुझे कब बोलना है मैं तय करूंगा, यही बोला ना। उसमें क्यों उत्तेजित हो रहे हो आप?
हाँ, आपके 2-2 मिनट में खड़े होने से थोड़ी जवाब देते रहेंगे। नो, माननीय गृह मंत्री, नहीं होगा। मैं आपको फिर मौका दूंगा, फिर मैं मौका दूंगा आपको, मौका दूंगा आपको। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए सर, ये बोलिए। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है, ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पांस नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मान्यवर आपके चेहरे पर बैठो मान्यवर आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूं कि मैं क्या बोलूंगा। मैं उनके उकसावे में नहीं आऊंगा, मैं मेरे विषय पर बोलूंगा। मान्यवर, बाद में विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया और दिलचस्प बात यह है कि इस वॉकआउट को भी अमित शाह ने घुसपैठिए शब्द से जोड़ दिया। सही सुना आपने, और यही होने भी वाला है दोस्तों। अमित शाह लगातार कह रहे थे कि राहुल गांधी, कांग्रेस जो है वो घुसपैठियों के साथ हैं। यह बात अलग है कि आज तक बिहार के चुनावों में प्रमाणित नहीं कर पाए कि कितने घुसपैठिए हैं। रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों, नेपालियों ने कितने वोट दिए, यह अब तक ये लोग प्रमाणित नहीं कर पाए। कितने लोग जो हैं वोटर्स लिस्ट से हटाए गए, इसका जिक्र आज तक ज्ञानेश गुप्ता ने नहीं किया, मगर अमित शाह बार बार घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल करते रहे। हर चीज में उन्होंने घुसपैठिया कहा, यहां तक कि उन्होंने राहुल गांधी की वोटर अधिकार रैली को भी घुसपैठिए से जोड़ दिया। मगर यहां पर अमित शाह फंस जाते हैं और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि पिछले 11 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर घुसपैठिए भारत में घुस रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक शख्स की है, देश के गृह मंत्री अमित शाह की, और किसी और की नहीं। देश की जनता को यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है। झारखंड में आप करते हैं क्योंकि वहां चुनाव होता है, बिहार में आप करते हैं, दिल्ली में आप करते हैं, मगर आप देश की जनता को यह बताना भूल जाते हैं कि देश के गृह मंत्री कौन है, पिछले 11 सालों से सत्ता में कौन है। दोस्तों, बहस के बाद राहुल गांधी बाहर आते हैं और कहते हैं कि हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया गया। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। सर, क्या बोलना चाहेंगे? ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया। होम मिनिस्टर का रिस्पांस देखा जी, डिफेंसिव रिस्पांस जी, और जो हमने पॉइंट्स रखे हैं जी, उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जांपल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस। आपने उनका चेहरा तो देखा, आपने सवाल पूछा था, मैंने 2-3 चीजें कही थी जी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। सीजीआई को लेकर सेम सीजीआई को वॉकआउट क्यों करने की जरूरत पड़ी? वॉकआउट क्यों? इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस मुद्दे पर तंज कसा। बकौल प्रियंका गांधी वाड्रा, अगर देश के गृह मंत्री को 1.5 घंटे तक वोट चोरी पर सफाई देनी पड़े तो इससे पता चल जाता है कि वोट चोरी को लेकर इनके मन में किस कदर चोर है। देखा जाए। 1.5 घंटे के लिए सिर्फ इन्होंने सफाई ही दी है कि इन्होंने वोट चोरी नहीं की। आप बताइए सफाई कौन देता है इतनी लंबी? जी, उन्होंने ये बोला कि आप लोगों ने मांगा लोकसभा में, कोई निर्दोष, जब निर्दोष होता है तो कोई इतनी लंबी सफाई देता है? कांग्रेस ने अमित शाह के भाषण को झूठ का पुलिंदा बताया। दोस्तों, अमित शाह के 8 खास बयानों पर कांग्रेस ने प्रहार किया है और कहा कि यह सरासर झूठ है। जहां तक मेरी बात है दोस्तों, जब गृह मंत्री घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। गृह मंत्री आरएसएस शब्द पर भी रक्षात्मक मुद्रा में दिखाई दिए। जी हां, जिस तरह से वंदे मातरम बहस पर आरएसएस को एक्सपोज करके रख दिया विपक्ष ने, जिस तरह से आरएसएस पर लगातार प्रहार हो रहा है, गृह मंत्री उस पर सफाई देते दिखाई दिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बहस वोट चोरी पर थी मगर सफाई आरएसएस पर दी जा रही थी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब राहुल गांधी ने आरएसएस का जिक्र किया था तो ओम बिरला किस कदर बौखलाए थे,
किरण रिजिजू किस तरह से खड़े हो गए थे कि राहुल गांधी जो है मुद्दे से भटक रहे हैं। अगर राहुल गांधी मुद्दे से भटक रहे हैं तो देश के गृह मंत्री आरएसएस का जिक्र क्यों कर रहे थे? क्यों आरएसएस पर आप सफाई दे रहे थे? सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। आरएसएस की विचारधारा क्या है? देश के लिए मरना ही आरएसएस की विचारधारा है। देश को समृद्धि के परम शिखर पर ले जाना ही आरएसएस की विचारधारा है। देश की संस्कृति का झंडा बुलंद करना ही आरएसएस की विचारधारा है। ये क्या समझाते हैं? हम ऐसे मान लेंगे? हम नहीं डरते साहब किसी से, हम नहीं डरते। मैं मेरी ही बात करता हूं। मैं तो 10 साल का था और नारे लगाता था, आसाम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है। हम तो वहां से लड़ते लड़ते आए हैं, हम नहीं डरते मन। तो चलिए अमित शाह से मेरे कुछ सवाल। 52 साल तक आपके हेडक्वार्टर्स में, आरएसएस के हेडक्वार्टर्स में तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया? जब 3 लोग तिरंगा फहराने के लिए गए तो उनके खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज किया गया? सबसे बड़ी बात, आरएसएस का आधिकारिक गाना वंदे मातरम क्यों नहीं है? इसके अलावा मुझे बताइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपके जो पूर्वज हैं, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ नंबर 1 नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नंबर 2 सिंध, नंबर 3 बंगाल, इन तीनों जगह पर सरकार क्यों बनाई? सावरकर ने आखिर क्यों सुभाष चंद्र बोस की आईएनए का विरोध किया और अंग्रेजी सेना का साथ दिया? क्यों आरएसएस ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शिरकत नहीं की? जाहिर सी बात है, देश के गृह मंत्री आरएसएस के मुद्दे पर पूरी तरह से रक्षात्मक मुद्रा में थे। यही वजह है कि वो आरएसएस के मुद्दे पर सफाई देते नजर आए। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से कांग्रेस उनके 8 झूठों का जिक्र कर रहा है। पहले वो अमित शाह का दावा पेश करते हैं और उसके बाद वो बताते हैं कि हकीकत क्या है। सबसे पहले वो कहते हैं, अमित शाह का पहला झूठ, सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में वही किया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसके जवाब में कांग्रेस कहती है, सच्चाई यह है कि मोदी और शाह ने एक ऐसा कानून बनाया जिसने चयन समिति से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया। शाह का दूसरा झूठ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट यानी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में चुनाव आयुक्तों को हमेशा से व्यक्तिगत रूप से इम्यूनिटी मिली हुई है। कांग्रेस कहती है, सच्चाई यह है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में व्यक्तिगत रूप से सीईसी और कमिश्नरों को इम्यूनिटी देने का कभी प्रावधान नहीं था। पहले अधिकारी को वोटर रोल की रक्षा के दायित्व से हटकर गतिविधि के लिए मुकदमा हो सकता था। तीसरा, शाह का झूठ, ईवीएम सुरक्षित है क्योंकि उन्हें पहली बार राजीव गांधी के समय लागू किया गया था। कांग्रेस कहती है, सच्चाई यह है, अब वोट चोरी हो रही है और जब इतने गंभीर आरोप सामने हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ईवीएम की वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर की ट्रांसपेरेंट ऑडिट की अनुमति देनी चाहिए। कांग्रेस कहती है, शाह का चौथा झूठ, बीजेपी ने वायनाड और अमेठी में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी दिखाई थी। सच्चाई, हमारा कहना है कि कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी फर्जी नाम जोड़ रही थी। यह असली सवाल है जिन्हें चुनाव आयोग समेत संबोधित करना चाहिए। पांचवा, शाह का झूठ, इंटेंसिव रिवीजन गहरी समीक्षा से घुसपैठिया मतदाताओं की पहचान की गई। सच्चाई, चुनाव आयोग घुसपैठिया कथन को बार बार नकारता रहा और कितने घुसपैठिए मिले? 400 से कम, और उनमें अधिकांश बांग्लादेश से नहीं नेपाल से हैं। तो आपका घुसपैठिया कहां है? छठा, शाह का झूठ, जब कांग्रेस हारती है तो हम वोट चोरी के आरोप लगाते हैं पर जीतने पर नहीं। सच्चाई, यह मामला जीत या हार का नहीं, यह लोकतंत्र की रक्षा और संविधान की रक्षा का है। सातवां शाह का झूठ, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना भारत की छवि खराब करना है और लोकतंत्र को कमजोर करना है। कांग्रेस कहती है, सच्चाई यह है, जिन संस्थाओं में विश्वास ही नहीं रहा उनकी आलोचना करना, सवाल करना लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। बीजेपी का संस्थानों और चुनाव प्रक्रिया पर हमला और चुनाव आयोग की पारदर्शी प्रक्रिया में विफलता, यही भारत की छवि और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रही है। और आठवां और आखिरी झूठ जिसका जिक्र कांग्रेस करती है आपके स्क्रीन पर, शाह का झूठ, बिहार में 10,000 रुपए से नकद ट्रांसफर के प्रभाव को जानबूझकर अनदेखा किया गया। सच्चाई, चुनाव आयोग ने एनडीए को 1 करोड़ से ज्यादा खातों में 10,000 रुपए जमा करने की अनुमति दी। केवल 3 दिन मतदान से पहले
कांग्रेस कह रही है कि अगर शाह में हिम्मत है तो जो मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए हैं उस पर सीधी डिबेट क्यों ना की जाए। सुनिए सुप्रिया सुनीत क्या कह रही हैं। वो कहते हैं ना, कितना भी छुपाने की कोशिश करो असली रंग असली प्रवृत्ति बाहर आ ही जाती है। और आज अमित शाह जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बोल रहे थे सदन में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, एसआईआर पे, वोट चोरी पर, और गाली गलौज पर उतर आए, साला शब्द का प्रयोग कर दिया। मुझे तो देखकर बड़ा दुख हुआ कि जिस कुर्सी में कभी लौह पुरुष सरदार पटेल बैठते थे, आज वहां पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो अमर्यादित असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहा है, साला जैसे शब्द बोल रहा है, और सभापति महोदय ने आपको टोका भी नहीं। ये कौन सी भाषा थी अमित शाह जी? और अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपने बकैती करी, 1.5 घंटे का भाषण दिया, अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी जी की खुली चुनौती को स्वीकार करिए। वो खुला चैलेंज आपको देकर कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो उनकी जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, चाहे वो आलंद है, चाहे वो मधेपुरा है, चाहे वो हरियाणा है, उस पर आकर उनके साथ बहस कर लीजिए। आपने चरण चुंबकों के साथ स्क्रिप्टेड इंटरव्यू खूब किए, एक बार तो हिम्मत दिखाइए और शेर के साथ आकर बहस करिए। असलियत यह है कि राहुल गांधी जी ने आपसे कुछ सवाल पूछे थे और उन्होंने कहा था कि हमें मशीन रीडेबल लिस्ट दी जाए, जो चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी दी गई है वो हटाई जाए, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने का आप लोगों ने 45 दिन में नियम बनाया, ये गलत है, इसको हटाया जाए। इस पर आपके पास कोई जवाब नहीं था, सुई टपक सन्नाटा, कोई जवाब नहीं, बस बकैती कर रहे थे आप 1.5 घंटा। और आपसे तो यह पूछना है कि आप घुसपैठियों की बात किस मुंह से करते हैं? भाई बिहार में आपने एसआईआर कराया, कितने घुसपैठिए मिले आपको वहां पर? इस बात का जवाब दीजिए। और इस बात का भी जवाब दीजिए कि अगर इस देश में वाकई में घुसपैठिए हैं तो 11 साल से सत्ता में बैठकर आप कौन सा झुंझुना बजा रहे हैं? भाई यूपीए की सरकार ने अपने 10 साल के शासनकाल में 88,000 से ज्यादा घुसपैठियों को निकाल बाहर किया था। आप तो 2400 नहीं निकाल पाए 11 साल में। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? लेकिन मेरा मानना है कि जिस भाषा, जिस अमर्यादित भाषा का, जिस अशोभनीय भाषा का आपने प्रयोग किया, जो आपकी झुंझलाहट थी, जो आपकी बौखलाहट थी, वो आज दिख रही थी। क्योंकि आप वोट चोरी करते हुए पकड़े गए दिन दहाड़े। आप तो वोट चोरी से गृह मंत्री बने। लेकिन एक बात और भी साफ नजर आई, आप पढ़ वही रहे थे जो व्हाट्सएप पर फर्रे बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री भेजती है। मतलब ऊपर से नीचे तक कुएं में भांग मिली हुई है। सब के सब व्हाट्सएप के फर्जी फर्रे पढ़ते हैं और फेक न्यूज फैलाते हैं, जो काम आप भी कर रहे थे। खैर, 1.5 घंटे बेकार की कोरी बकवास कर रहे थे, कौन वो सुनता? तो वॉकआउट कर विपक्ष ने ठीक ही किया। लेकिन हां, सवाल तो ये जरूर बनेगा और बनना भी चाहिए कि जवाब कहां थे आपके पास? बकैती के अलावा, वहां पर साला बोलने के अलावा आपने किया क्या आज सदन में? जैसे मैंने कहा, अमित शाह कई मुद्दों पर रक्षात्मक मुद्रा में दिखाई दिए। साला शब्द का प्रयोग बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में किस कदर अहंकार है। और यह मत सोचिए दोस्तों कि यह अपवाद है। याद कीजिएगा, रमेश बिधूड़ी ने संसद में खड़े होकर बीएसपी के सांसद के बारे में क्या क्या नहीं कहा था। अगर आप भूल गए हैं, और यह भी याद रखिएगा, जब वो गाली गलौज कर रहे थे तो पीछे हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद दोनों हंस रहे थे। याद है कि भूल गए? अब ये जो साला शब्द अमित शाह ने इस्तेमाल किया है, याद कीजिएगा रमेश बिधूड़ी ने क्या क्या नहीं कहा था। सुना जाए। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने भी तो आगे भी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। अमित शाह एक और मुद्दे को लेकर रक्षात्मक मुद्रा में थे कि भाई चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को देखकर चुनाव तय करता है। मैं देश के गृह मंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक बात बताइए मुझे, एक जमाना था जब महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव एक साथ होते थे, मगर फिर आप लाड़की बहन योजना लाना चाहते थे। उसके चलते हरियाणा का चुनाव अलग हुआ और महाराष्ट्र के चुनाव को मुलतवी कर दिया गया ताकि लाड़की बहन योजना का पैसा पहुंचाया जा सके। आप जो बात कह रहे हैं वो तो बहुत छोटी बात है अमित जी। यहां तो भारतीय जनता पार्टी योजना के तहत पैसा पहुंचा दे, उसके बाद यह तय होता है कि चुनाव कब हो। तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर। मान्यवर,
ये कहते हैं पीएम का शेड्यूल देखकर चुनाव आयोग चुनाव तय करता है। मेरा सभी सांसद महोदयों से करबद्ध निवेदन है कि चुनाव होने के पहले के 1 महीने, किसी भी 1 महीने का शेड्यूल दिखाओ। पीएम की गति ही इतनी है, कोई भी महीना उठाओगे तो इतने ही प्रवास करते हैं। मानवर, इसको चुनाव का कोई लेन देन नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जनसंपर्क में आजादी के बाद सबसे ज्यादा प्रवास करने वाला प्रधानमंत्री, और मैं जानता हूं साहब, मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जी को 2001 से मैं बता सकता हूं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार जनता का काम करना। मैंने कभी नहीं देखा उनको वैकेशन में। कई बार इनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं तो बीपी बढ़ जाता है। अमित जी, जहां तक कार्यक्रम की बात है, मैं नहीं बोला हूं कि पहलगाम का हमला हुआ था, प्रधानमंत्री ने अपनी सऊदी अरब यात्रा रद्द कर दी, मगर उसके बाद वो पहलगाम नहीं गए, कश्मीर नहीं गए। जो लोग मारे गए थे उनके रिश्तेदारों से मुलाकात नहीं की। प्रधानमंत्री पहले कहां गए? बिहार गए। उसके बाद कहां गए? केरल गए। उसके बाद कहां गए? आंध्र प्रदेश गए। और सब जगह हमने देखा प्रधानमंत्री किस तरह से हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। लिहाजा जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम और चुनाव आयोग का उन कार्यक्रमों के हिसाब से चुनाव स्केड्यूलिंग तय करना, जब यह बात रखते हैं तो आप खुद फंस जाते हैं। आगे अमित शाह ने बहुत ही चालाकी से कांग्रेस के हर कदम को घुसपैठिए से जोड़ दिया। और जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, अमित शाह को यह कहने का कतई अधिकार नहीं है, अगर घुसपैठिया है तो बताइए आपने 11 साल में क्या किया। यानी कि कांग्रेस वॉकआउट करती है, इससे भी घुसपैठिए से जोड़ दिया। सुनिए, शाह कहते हैं कि मैंने देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में कहा, इन्होंने कुछ नहीं कहा। सोनिया के बारे में कहा, कुछ नहीं कहा। इंदिरा गांधी पर कहा, वॉकआउट नहीं किया, मगर जब घुसपैठिए पे कहा तो वॉकआउट किया। पूरी चालाकी के साथ किस तरह से संवाद को मोड़ दिया, और खुद आप किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल संसद के अंदर कर रहे थे। देखिए कांग्रेस के वॉकआउट के बारे में उन्होंने क्या कहा। मान्यवर, ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। मगर साहब ये लंबे समय तक नहीं चला। एक तरह से कहा जा सकता है कि घुसपैठिया शब्द जो था ना, वो अमित शाह के हमले का सबसे कारगर हथियार था। राहुल गांधी की वोटर अधिकार रैली को भी उन्होंने घुसपैठिए से जोड़ दिया, जिससे पता चल रहा है कि घुसपैठिया शब्द ये भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तौर पर किस तरह से भुनाती है, मगर अपनी जवाबदेही से बच जाती है। वोटर अधिकार रैली और घुसपैठिया, सुना जाए। मान्यवर, ये कहते हैं कि घुसपैठ हो रही है, भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं, घुसपैठ हो रही है भारत बांग्लादेश की सीमा से। वहां पर कुल 2216 किलोमीटर बॉर्डर है, इसमें से 1653 किलोमीटर बॉर्डर बन चुकी है। अब 563 कहां बाकी रही है मान्यवर मालूम है? केवल और केवल एक राज्य बंगाल।
आसाम का पूरा हो गया, मेघालय का पूरा हो गया, त्रिपुरा का पूरा हो गया, जम्मू कश्मीर का पूरा हो गया, पंजाब का पूरा हो गया, राजस्थान का पूरा हो गया, गुजरात का पूरा हो गया, खाली बंगाल का बाकी रखा है। और मैं आज कहना चाहता हूं टीएमसी के लोगों को भी, ये राहुल जी के साथ में रहकर घुसपैठिया बचाओ यात्रा बिहार में निकली, साफ हो गए। आप भी घुसपैठियों को बचाओगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी का विजय तय। देश के गृह मंत्री ने यह भी बताया कि हम क्यों जीतते आए, वोटर चोरी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि कांग्रेस देश विरोधी ताकतों के साथ है। मगर दिलचस्प बात यह है कि जब वो कारण गिना रहे थे तो उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस राम मंदिर के निर्माण का विरोध करती है। तो देश के गृह मंत्री बताएं कि फिर आप अयोध्या में कैसे हार गए? अगर राम मंदिर का निर्माण, उस पर आपको वोट मिलना चाहिए था, तो लोकसभा चुनावों में कृपया बताएं कि इंडिया गठबंधन को 43 सीटें कैसे मिल गईं? समाजवादी पार्टी नंबर 1 कैसे हो गई? सुनिए, अयोध्या का जिक्र कर रहे हैं, राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, मगर यह नहीं बता रहे हैं कि अयोध्या या फैजाबाद से इस वक्त सांसद कौन है? समाजवादी पार्टी के हैं। अमित शाह को सुना जाए। मान्यवर, इन्होंने कहा कि वोट चोरी से जीतते हैं, वोट चोरी से नहीं जीते हैं। आपने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया, इसलिए हम जीते हैं। आपने एयर स्ट्राइक का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने 370 हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने राम मंदिर बनाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने घुसपैठियों को हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने सीएए का विरोध किया, इसलिए हम जीते हैं। आपने ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। और आप 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध कर रहे हो, इसलिए हम फिर से जीते हैं। माननीय 60 करोड़ गरीबों के घर में इस देश के प्रधानमंत्री जी ने घर पहुंचाया, गैस पहुंचाया, पानी पहुंचाया, शौचालय पहुंचाया, 5 किलो अनाज मुफ्त पहुंचाया और 5 लाख तक की दवाइयां मुफ्त कर दी। क्या समझते हैं कि वोट चोरी कर जीते हैं? इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को 40 साल देख लीजिए और हमारे 11 साल देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 गुना बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसलिए जनता हमें जिताती है। हकीकत यह है दोस्तों कि राहुल गांधी जो लगातार मुद्दे उठा रहे हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, उनका सीधा जवाब देने से अमित शाह लगातार बचते रहे। उन्होंने वोटर चोरी की 3 मिसाल दी, जिसमें यह भी जिक्र किया कि देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू क्यों थे और पटेल क्यों नहीं। इस बात का जिक्र उन्होंने किया और इससे उन्होंने वोटर चोरी से जोड़ दिया। वो इंदिरा गांधी के चुनाव को वोटर चोरी से देख रहे थे, मगर हम सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी के चुनाव के खिलाफ अदालत ने आदेश जारी किया था, जिसके चलते इंदिरा गांधी को आपातकाल लागू करना पड़ा था। मगर आज की तारीख में राहुल गांधी वोटर चोरी का जो मुद्दा उठा रहे हैं, चुनाव आयोग तो बहुत दूर की बात है, कोर्ट भी उस पर पुख्ता तरीके से कुछ नहीं कहता। सुनिए बकौल अमित शाह, वोटर चोरी की कौन सी 3 मिसालें थी, सुना जाए। मान्यवर, वोट चोरी का कोहराम बचा। मैं वोट चोरी किसको कहते हैं वो बताना चाहता हूं। वोट चोरी के 3 आयाम हैं। एक तो मतदाता नहीं है, मतलब योग्यता नहीं है, और आप वोटर बन जाते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। दूसरा, आप गलत प्रकार से चुनाव जीतते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। और तीसरा, जनादेश को डिफाई करते हो, मतलब वोट के विपरीत आप कोई पद प्राप्त कर लेते हो तो भी एक प्रकार से वोट चोरी होता है। अरे सुनो ना, क्यों जल्दबाजी करते हो मानिकम, क्यों? अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई, आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे, इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर, दूसरे प्रकार की वोट चोरी,
अनैतिक तरीके से चुनाव जीता। ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। मैं विपक्ष के नेता को कहना चाहता हूं, इम्यूनिटी की बात आप चुनाव आयोग की पूछ रहे हैं, इसका तो मैं जवाब दूंगा, इम्यूनिटी का। मगर ये इम्यूनिटी जो श्रीमती गांधी ने दी थी, इसके लिए आपका क्या कहना है? और उन्होंने तो स्वयं के लिए ले ली। उनका आरोप है, ऐसे नहीं चलता। मान्यवर, उनका आरोप है कि सरकार ने बनाया तो लोकतंत्र ने बनाया, तो जो समय का केस था वो बताया है, आगे का तो मोदी जी को भी सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है भाई, आपकी कृपा से नहीं बने हैं। मान्यवर ऐसे मानव तरीका ठीक नहीं है आपका, 2-2 मिनट में उठना। मान्यवर, विपक्ष के नेता ने कहा कि आपने चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी दी। इनका आरोप सत्य नहीं है, मैं इसकी बात बाद में करता हूं। परंतु हमने तो चलो मानो चुनाव आयुक्त को इम्यूनिटी दी, श्रीमती गांधी ने तो अपने आप को इम्यूनिटी दी थी। और फिर जब ये संवैधानिक सुधार के वायरस चैलेंज हुए, तो वो केस जीतने के लिए 2, 3 और 4 नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के जज को बाईपास कर चौथे नंबर के जज को चीफ जस्टिस बनाया और वहां केस भी जीत लिया। और मान्यवर, ये तो इतिहास है, कौन झुठला सकता है? इनको कोई पढ़ाता नहीं है इतिहास, ये तो इतिहास है, सर्वोच्च अदालत और संसद के रिकॉर्ड में रखा हुआ इतिहास है। इसके खिलाफ लल्लन सिंह जैसे कितने लोग पूरा जीवन लड़े बिहार में, इमरजेंसी के खिलाफ जेल में गए, लाखों लोग गए। और तीसरी वोट चोरी कहना चाहता हूं, तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। तो एक तरह से कहा जाए, कल का दिन ऐतिहासिक रहा, क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में संसद के अंदर देश का एक सम्मानित नेता साला शब्द का इस्तेमाल करता है, और यह कई मायनों में कई चीजें दिखा रहा है। पहली बात, संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का खुला पक्षपात। दूसरी बात, संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अहंकार, ये कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हमने रमेश बिधूड़ी को देखा और अमित शाह साहब को देखा। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी जिस तरह से वोटर चोरी को लेकर मुद्दा उठाते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर की बौखलाहट। अमित शाह बहुत ही सुविधावादी अंदाज में इधर उधर से बचते हुए नजर आए, मगर आरएसएस के मुद्दे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों और चुनाव आयोग के पक्षपात पर वो साफ तौर पर फंसते नजर आए और रक्षात्मक मुद्रा में दिखाई दिए। मगर ये मुद्दे जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, कोई आपको नहीं बताने वाला है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।